अभी भी हार्ड लग रहा है। चलिए स्लो, धीरे 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 ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेनली कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना, वो थोड़ा लॉजिकल पॉइंट्स होते हैं, और चूंकि एक रिदम में नहीं रहते हैं, छूट गया होता है तो उसको जीरो से स्टार्ट करना होता है, जीरो क्या नेगेटिव से, तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा समझने में। अब जैसे हम लोग लास्ट क्लास हम लोग जो किए थे उसमें आइसोमॉर्फिज्म और सॉल्युबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे। सॉल्युबिलिटी में हमने लिखा था कि जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के केसेस में, हाँ अदर देन वाटर वाले में, तो उसको हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी की बात किए थे, यही था ना। अब मेनली क्या है ना कि अगर सॉल्युबिलिटी के मैकेनिज्म को अगर देखा जाए, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो आप इसको Na+ और Cl- में नहीं तोड़ सकते, किसी कीमत पे नहीं टूटेगा। तो अपने को इसके मैकेनिज्म समझनी पड़ती है कि आखिर ये काम करता कैसे है। तो जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को जब आप वाटर में डिसॉल्व कीजिए, तो डिसॉल्व करने के दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज्ड होती है। अगर ये रिलीज्ड एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो गई तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। यानी जब भी अगर आप डिसॉल्व कर रही हैं, जैसे NaCl है सोडियम क्लोराइड, तो अगर NaCl की बात करें तो ये कभी भी Na+ और Cl- में डायरेक्ट टूटेगा ही नहीं। ये NaCl टूटता है एक्वस मीडियम में, लिखा जाता है एक्वस मीडियम यहाँ पे। तो जब एक्वस मीडियम लिखिएगा ना तब ये टूटता है Na+ और Cl- के केसेस में। लेकिन टर्म कहता है क्या, इसका जो मैकेनिज्म कहता है कि क्यों ऐसा टूटे, आखिर ये टूटेगा तो क्यों टूटेगा भाई। तो कंडीशंस कहता है क्या कि जब भी वाटर में डिसॉल्व करते हैं हम लोग, तो जो अपोजिट पोल्स होता है वाटर का जो अपोजिट पोल होता है, मतलब H+ और OH- पे, वो अपोजिट आयनिक कंपाउंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इस दौरान कुछ ना कुछ हीट एनर्जी रिलीज होती है। और ये हीट एनर्जी जो रिलीज हो रही है लैटिस एनर्जी से अगर ज्यादा हो गई, तो वैसे केसेस में ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। अब इसको समझिए ऐसे, मान लीजिए कि मेरे पास सोडियम है Na और एक क्लोरीन है, ठीक है। अब वाटर में जब इसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये क्यों टूटेगा, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, मतलब सोडियम पे चार्ज क्या है मेरे पास, प्लस, सोडियम पे प्लस चार्ज है। अब यहां पे अगर हम वाटर लिख रहे हैं H2O, सपोज OH, फिर यहां पे लिख रहे हैं HOH, फिर यहां पे लिख रहे हैं HOH, मतलब चारों तरफ से कहीं से भी अगर हम अटैक अगर कर रहे हैं, या ऑक्सीजन के साथ जब इसको हम ऐड करने की कोशिश करें, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा, माइनस, यहां पे भी होगा माइनस, इस पोजीशन पे भी अपने पास होगा माइनस, और इस पोजीशन पे भी होगा माइनस, और सोडियम पे क्या चार्ज है, प्लस। तो अब यहां पे क्या कर रहा है ना कि चारों तरफ से इस पे क्या कर लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो अब ऐसे केसेस में ये जो सोडियम है आयनिक फॉर्म में टूटेगा, Na+ का फॉर्मेशन कर लेगा। अब सेम केस अगर क्लोरीन है, तो क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है मेरे पास, नेगेटिव, तो अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा, पॉजिटिव की तरफ। जब पॉजिटिव की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहा है, मान लीजिए कि हम लोग लिख रहे हैं यहाँ HOH, सेम केस यहाँ पे फिर से, इसको कहीं से भी अगर हम ऐड करने की कोशिश करें, अटैक कराने की कोशिश करें, तो वैसे केसेस में अब यहाँ पे जो टर्म अगर हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो, सॉरी हाइड्रोजन पे जो चार्ज है वो क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे भी अपने पास प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज हुआ, ये सारे के सारे प्लस चार्ज है। तो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी अगर शो करेगा, तो क्यों सॉल्युबिलिटी शो करेगा, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ टू अपोजिट चार्जेस और अपोजिट आयंस। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा भाई, सोडियम की तरफ, ये भी अट्रैक्शन शो करेगा, ये भी अट्रैक्शन शो करेगा, ये भी अट्रैक्शन शो करेगा। इस कारण से ये वाटर में सॉल्युबल होगा, वाटर में सॉल्युबिलिटी होगा। सेम कहानी इसके लिए भी है, यहाँ पे प्लस और माइनस, आप कहीं से भी इसको अगर अटैक कराते हैं, अटैच कराते हैं, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे यही होती है। अब ऐसे केसेस में ये जो इंटरेक्शन है ना, ये जो इंटरेक्शन होता है, क्योंकि पोल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब और ये आयन है, समझिएगा, ये पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर इज अ पोलर, मतलब टूटेगा तो H+ और OH- के केसेस में टूट रहा है, O- के केस में टूट रहा है।
और सोडियम क्या है, आयन है। तो यहाँ जो फोर्स लगने वाला है ना, उसको बोलते हैं हम लोग आयन डाइपोलर एट्रैक्शन। आयन डाइपोलर एट्रैक्शन यानी आयन सोडियम और डाइपोल H+ और OH-, क्योंकि O पे चार्ज माइनस है, H पे चार्ज आ जाएगा प्लस, इस पे भी चार्ज क्या आ जाएगा प्लस, ये डाइपोल हुआ। तो डाइपोलर और आयन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो आयन डाइपोलर अट्रैक्शन हो गया। सेम केस यहाँ पे भी मेरे पास है, यहाँ पे भी जो अट्रैक्शन लग रहा है भाई उसको क्या कह रहे हैं, आयन डाइपोलर एट्रैक्शन ही कह रहे हैं। यहाँ पे भी आयन डाइपोलर एट्रैक्शन। अब जब यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है तो इनके बीच में अब क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब इसके बीच में जो लगने वाले हैं ये सारे के सारे अब इसमें आपस में ये फोर्स लगेंगे। अब यहाँ पे फोर्स के कारण एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था कि आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड का फॉर्मेशन तो होता ही नहीं है, यहाँ पे फोर्स लगता है, और फोर्स लगता है तो दो अपोजिट चार्ज के बीच। अब यहाँ जो फोर्स लग रहे हैं इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अट्रैक्शन कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस कारण से जो भी मेरे पास आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्युबिलिटी, तो जो लास्ट क्लास में पढ़े थे कि ये सॉल्युबल होता है भाई, तो सॉल्युबल अगर होगा तो क्यों सॉल्युबल होगा, तो सॉल्युबिलिटी का कंडीशन से ही कहा कि अगर मेरे पास इनके बीच में लगने वाला मतलब कोई जब डिसॉल्व होगा तो इसके अंदर से एनर्जी निकलेगी। अगर वो एनर्जी जिसको हाइड्रेशन एनर्जी हम लोग कह रहे हैं, अगर हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू लैटिस एनर्जी जो पढ़े थे लास्ट क्लास में अगर उससे ज्यादा हो गई, हाइड्रेशन एनर्जी अगर लैटिस एनर्जी से अगर ज्यादा हो गया तो वैसे केस में आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबिलिटी शो करेंगे, और उस एनर्जी का नाम हम लोगों ने लिखा था हाइड्रेशन एनर्जी। ये हाइड्रेशन एनर्जी अपने पास होगा। फिर सेकंड केस लिखे थे कि अदर देन वाटर, अगर वाटर के अलावा अगर कोई सॉल्वेंट अगर मेरे पास है, जैसे मान के चलिए कि बेंजीन मेरे पास है, फिनॉल मेरे पास है, कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर मेरे पास है, तो वैसे केसेस में जब सॉल्युबिलिटी शो अगर होगा तो वो अदर देन वाटर है, सॉल्वेंट है, तो अब वहां जो एनर्जी मेरे पास होगी अदर देन वाटर, तो उसको हम लोगों ने कहा था सॉल्वेशन एनर्जी। है वही चीज लेकिन कंडीशंस थोड़े सा बदल गए। सॉल्वेशन एनर्जी अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर वाटर नहीं है, वाटर के अलावा कुछ और अगर है तो उस एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं सॉल्वेशन एनर्जी, और वाटर के केस में एनर्जी का नाम लिखे थे हम लोग हाइड्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सॉल्युबिलिटी तो हुआ अपने पास क्लियर। अब जो टर्म अपने पास आता है, चूंकि ये सारे के सारे टर्म तो थे आयनिक बॉन्ड के लिए, अब बारी आती है कोवैलेंट बॉन्ड की, जहां से ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर अपने पास होता है। तो टर्म अपने पास आया कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कैसे, तो अपने को पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यूं कहिए जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है जो अपने से एग्जाम्स में जो पूछने वाले हैं सारे के सारे टॉपिक्स जो गिवन है सिलेबस में, वो कोवैलेंट बॉन्ड पे ही बेस्ड। अब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स भाई हम आपसे लेंगे उतना इलेक्ट्रॉन आप हमको वापस कर दीजिए। जैसे अब इस केस में थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, कोवैलेंट बॉन्ड में पूरा पीरियोडिक टेबल को ना आपको याद रखना ही पड़ेगा। हम लास्ट क्लास में भी बोले थे, फिर आपको बता रहे हैं, पीरियोडिक टेबल को याद रखिएगा। अगर याद है तब तो केमिकल बॉन्डिंग आसानी से निपट जाएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ी देर के लिए हम आपको एक बार पीरियोडिक टेबल हम आपको सिखा रहे हैं, 5 मिनट में आपको याद भी हो जाएगा, तभी कोवैलेंट बॉन्ड क्लियर हो पाएगा, नहीं तो फिर बार बार अपने को एटॉमिक नंबर ढूंढने पड़ेंगे, समझिएगा इसको। पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग अगर याद करें तो अपने पास 4 ब्लॉक्स होते हैं। पहला जो ब्लॉक है उसको कहते हैं एस ब्लॉक, दूसरा जो ब्लॉक है उसको कहते हैं पी ब्लॉक, थर्ड आएंगे तो डी ब्लॉक और फिर एफ ब्लॉक। तो अभी जिसका काम है अपने को वो सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए, तो पहले इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। एस ब्लॉक में मेरे पास 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2।
ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के केसेस में एक को कहते हैं अल्कली मेटल, दूसरे को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अल्कली मेटल में कौन कौन से मेरे पास है, तो अब रट्टा मारना पड़ेगा 118 एलिमेंट का, और अगर ट्रिक अगर याद है तो आसानी से याद कर सकते हैं। तो एज अ ट्रिक याद कीजिए, एज अ ट्रिक इसको हम लिख रहे हैं हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो अपने को याद हर हाल में रखने पड़ेंगे। बॉन्डिंग को समझना है, रिडॉक्स रिएक्शन को समझना है, उसके लिए। तो हलीना की रब से फरियाद, दैट इज हाउ फॉर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये एलिमेंट मेरे पास हो गए। अब सेकंड ग्रुप में जब आइएगा तो सेकंड ग्रुप को हम लोग याद रखते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये ट्रिक है, ये कोई रूल नहीं है, बस याद करने का एक तरीका है। तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो बेटा फॉर बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, स्कूटर से स्ट्रॉन्सियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रॉन्सियम, बाप से बेरियम और राजी से रेडियम। ये मेरे पास एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट। अब जब पी ब्लॉक में आते हैं तो पी ब्लॉक स्टार्ट होता है ग्रुप 13 से। 13 को हम लोग याद रखने के लिए ट्रिक यूज करते हैं, पाल, गंगाधर, इन तिलक। पाल, गंगाधर, इन तिलक, या इसको ऐसे भी याद रखते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। तो अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो ब से हो गया बोरॉन, अल से एल्यूमिनियम, तो बाल हो गया गंगाधर से गैलियम, इन से इंडियम, और यहाँ पे अपने पास हेलियम। जब ग्रुप 14 आते हैं तो ग्रुप 14 को हम लोग याद रखने का ट्रिक यूज करते हैं, केमिस्ट्री सर जनरली have is a connecting word, some problem। इनके पास क्वेश्चंस बहुत होते हैं। केमिस्ट्री सर जनरली हैव सम प्रॉब्लम, केमिस्ट्री से कार्बन, सर से सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। जब ग्रुप 15 की अगर बात करते हैं तो ग्रुप 15 को हम लोग याद करते हैं नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। अब नाना को हम लोग बोल रहे हैं नाइट्रोजन, पाटेकर हो गया फास्फोरस, ऐश्वर्या से और सैनिक, सब से एंटीमनी और बिंदास से बेसमेंट। जब ग्रुप 16 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ग्रुप 16 को याद रखते हैं ओ से ओ, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। अब ये तो ग्रुप 16 तक हो गया मेरे पास। अब वैसे ही जब मेरे पास ग्रुप, इधर नोट कर लिए हैं एस ब्लॉक वाला। अब ग्रुप 17 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रुप 17 के केसेस में हम लोग लिख रहे हैं क्या, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। या फिर इसको ऐसे लग सकता है फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आते हैं। तो फिर से हो गया फ्लोरीन, कल से हो गया क्लोरीन, बाहर से आ गया ब्रोमीन, आई से आयोडीन और आंटी से एस्टेटीन। लास्ट जो ग्रुप मेरे पास है वो है 18, और 18 को हम लोग याद रखते हैं हिना और करीना, और करीना का जेरोक्स
रंगीन, हीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। ही से हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेड। अब यहाँ पे अपने को पीरियोडिक टेबल ये सारे के सारे क्लियर हो गए। अगर ये पीरियोडिक टेबल क्लियर है तो मैंने इसलिए इसको आज बताया अभी, क्योंकि यहाँ से VSCPR थ्योरी, VBT थ्योरी और MOT ये 3 थ्योरी हैं और इन्हीं तीनों टॉपिक से हमारा क्वेश्चंस पूछेगा, ये तय है। इन 3 टॉपिक के बाहर नहीं पूछेगा। और उन तीनों को समझने के लिए सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता महसूस होगी, सबके वैलेंसी की आवश्यकता महसूस होगी, सबके ऑक्सीडेशन नंबर की आवश्यकता महसूस होगी। इसलिए हमने अभी आपको ये लिखाया। तो ये तो सिर्फ एलिमेंट का नाम हो गया। अब इसी केस में अगर अपने को इनके एटॉमिक नंबर्स चाहिए, क्योंकि भाई एटॉमिक नंबर के बिना तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, तो यहाँ एक मैजिकल नंबर होता है। मैजिकल नंबर अपने पास है 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ये एक मैजिकल नंबर है। इस नंबर से हम लोग सबके जो 118 एलिमेंट अपने पास है ना, सबका एटॉमिक नंबर निकाल सकते। करना क्या है, सबका पहला याद रखिए, सबका पहला। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई 1, अब इस 1 में 2 ऐड कर दीजिए तो 1 और 2 कितना हो जाएगा। अब 3 में ये 8 ऐड कर दीजिए, 11 हो गया। 11 में फिर 8 ऐड कीजिए तो 19 हो गया। 19 में 18 ऐड कीजिए तो 37, 37 हो गया। 37 में अगला 18 यूज कर दीजिए तो 55, 55 में 32 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 87 एटॉमिक नंबर्स हो गए। अब जैसे जैसे आप ग्रुप में आगे बढ़ते जाएंगे ना, एक एक एलिमेंट कम होना शुरू हो जाएगा, एक एक एलिमेंट कम होगा। जैसे फर्स्ट वाले में था 1 2 3 4 5 6 7, अब इस ग्रुप में आइएगा तो 1 2 3 4 5 6 है। अब ऐसे केसेस में जैसे ही आप यहां पे आइएगा तो आपको इस फर्स्ट वाले नंबर को छोड़ना पड़ेगा, मतलब इस 2 को। अब इस 2 को काउंट नहीं करेंगे, 2 को अब काउंट नहीं करेंगे। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है मेरे पास 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो 4 में 8 ऐड कीजिएगा, इस 2 को छोड़ देना है। तो 4 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 और 8 हो जाएगा मेरे पास 20, 20 और 18 38, 38 और 18 56, 56 और 32 88। ये एटॉमिक नंबर्स हो गए। फिर पी ब्लॉक में जब आइएगा तो देखिएगा सब में 5 5 हुआ, मतलब फिर एक घट गया। तो इस 8 को भी अब छोड़ दीजिएगा, अब इस 8 को भी काउंट नहीं करेंगे। जैसे जैसे एटम्स एलिमेंट्स घटते चले जाएंगे वैसे वैसे इधर से हम लोग नंबर हटाते चले जाएंगे। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 5 में 8 ऐड कर दीजिए तो आ गया 13। अब 13 में 18 ऐड कर दीजिए तो 31, भाई 31 आ गया। 31 में 18 यूज कर दीजिए तो 49 आ गया। 49 और 32 को ऐड कर दीजिए तो 81 आ गया। एटॉमिक नंबर हो गया अपने पास। अब जैसे ही फिर आएंगे तो केमिस्ट्री, कार्बन का हो गया 6, सिलिकॉन का 14, फिर 14 और 18 जोड़ दीजिए तो हो गया यहाँ पे 32, 32 और 18 तो टीन का हो गया 50, 50 और 32 को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 82, 82 हो गया। फिर नाइट्रोजन का होता है मेरे पास 7, तो 7 में 8 जोड़ दीजिएगा 15, 15 और 18 33, 33 और 18 51, 51 और फिर 32 अपने पास तो 83 83। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8, 8 में 8 जोड़ दीजिए 16, फिर 18 जोड़ दीजिए 34, फिर जोड़ दीजिए 52 और फिर जोड़ दीजिए 84 84। ये एटॉमिक नंबर हुआ। फिर वापस जब इसमें अगर हम लोग आ रहे हैं तो फ्लोरीन का कितना होगा 9, फिर 9 और 8 17, 17 और 18 35, 35 और 18 भाई कितना हो जाएगा मेरे पास 53, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 85। ये एटॉमिक नंबर्स हो गए। अब लास्ट जो ग्रुप है ना उसमें फिर से एक एलिमेंट बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 फिर से 6 हो गए। तो जिस 8 को हमने हटाया था ना अब उस 8 को वापस ऐड करें, जैसे एलिमेंट का संख्या बढ़ा वापस इसको ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 2 में ये वाला 8 जिसको हटाया था उसको ऐड कर दीजिए तो 10 हो गया। 10 और 8 18, 18 18 36, 36 और 18 54 और फिर 32 86। तो ये एलिमेंट्स विथ देयर एटॉमिक नंबर्स हो गए। जब ये सारा का सारा टर्म अपने पास जब कंप्लीट हो जाता है, अब बात आती है चूंकि बॉन्डिंग है
और बॉन्डिंग में अपने को पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट करेंगे और यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास होगा कितना, सपोज मैं पूछ रहा हूं लेड का, मैं आपसे पूछता हूं कि लेड का एटॉमिक नंबर मेरे पास कितना होगा, ये सॉरी लेड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं पूछूं कि लेड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा, कितना होना चाहिए लेड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन? लेड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेणु 3 नहीं, लेड का 3 नहीं होगा। एक बार और प्रयास कीजिए, 4, वेरी गुड, 4 होगा। अब है क्या कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जनरली ना हम लोग क्या करते हैं कि एटॉमिक नंबर याद रखते हैं, फिर एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद फिर चेक करते हैं कि भाई इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कितना, यही ना। लेकिन तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको सिर्फ ग्रुप याद रखना है। 2 नहीं 4 होगा। देखिए कैसे, यहां जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो पुराना जो तरीका था ना कि अगर हम तोड़ रहे हैं 2 8 8 2 वाले में, उसको भूल जाइए, आपको सिर्फ ग्रुप याद रखना है, ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, सिर्फ ग्रुप याद रखिए। मैंने आपसे क्या पूछा, लेड पीबी, तो पीबी देखिए ग्रुप 14 का है। अब 14 के लास्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां 4 लिखी हुई, तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा, तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं। क्या जितना फर्स्ट एलिमेंट का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम टू सेम होगा। तो अब यहां पे अगर कार्बन का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 हो रहा है तो सबका क्या होगा, 4 होगा। अब मान लीजिए कि अगर कोई पूछ रहा है एंटीमनी, एंटीमनी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो क्या आंसर दीजिएगा, एंटीमनी का Sb 5 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर पूछा जाए सेलेनियम, सेलेनियम का कितना होगा, 6। अब अगर कैल्शियम का पूछा जाए, कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, ग्रुप याद रखिए कौन से ग्रुप का, 2 का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। अगर कोई पूछे आयोडीन का कितना होगा, तो क्या बताइएगा, 7, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में, तो अब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पता है तो हम आसानी से सारा का सारा टर्म हम निकाल सकते हैं, सारा का सारा हम लोग निकाल सकते हैं कि हाँ भाई इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कितना। तो ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद फिर अपने को एक और टर्म की आवश्यकता महसूस होती है जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी, और वैलेंसी का डिफिनेशन हमने आपको लिखाया था कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी है क्या, तो वैलेंसी को हम लोग बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब यहां पे भी ट्रिक से ही चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं ब्रोमीन, ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी होगी, क्या जवाब दीजिएगा, ब्रोमीन की वैलेंसी, ब्रोमीन किस ग्रुप का है पहले वो चेक कीजिए, 17। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 7। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक लेगा, एक लेगा तो वैलेंसी 1 होगी। तो जब ब्रोमीन की अगर वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी होगी मेरे पास 1। अब अगर बात करता हूं बेरियम की, बेरियम की वैलेंसी कितनी होगी, अब बेरियम किस ग्रुप का है वो चेक कर लीजिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ग्रुप 2 का है। तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, ऑक्टेट पूरा करना है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 6 लेना होगा, लेकिन 6 कोई नहीं देगा, तो इसके लिए सबसे आसान क्या है, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना। तो जब भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेरियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी। वैसे ही अगर फास्फोरस अगर पूछा जाए कि फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाना पाटेकर वाला ग्रुप का है, 15 का देख लीजिए, तो लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, 3 लेगा। देख मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 3 तक दिया जा सकता है और लिया जा सकता है,
जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ना तो म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है, यानी ग्रुप 14 सबसे ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। सबसे ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड अगर बनाएगा तो ग्रुप 14 बनाएगा, क्योंकि उसके पास 4 है, तो 4 कोई देगा नहीं, 4 किसी से लेगा नहीं, ना तो ये डोनेट कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। तो वैसे केस में क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। इसलिए ना कार्बन कंपाउंड बहुत बड़ा चैप्टर है। अब यहां पे जब हम लोग अगर देखते हैं तो फास्फोरस के पास हो गया आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3 चाहिए, तो वैलेंसी कितनी होगी भाई, तो किसी की भी वैलेंसी निकाल सकते हैं। अब एक और टर्म यहां से यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो वैलेंसी है ना वही ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, जो वैलेंसी है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। अंतर क्या है, वैलेंसी में सिर्फ हम लोग नंबर्स लिखते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब इसी नंबर में अगर प्लस और माइनस रिप्रेजेंट कर दीजिएगा तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाता। अब जैसे बेरियम का, बेरियम की वैलेंसी कितनी हुई 2, ग्रुप 2 का है, तो आउटर सेल में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो चार्ज क्या शो करेगा, प्लस। तो जैसे ही इस 2 के जगह पे आप लिखिएगा +2, अब ये बन जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। सिर्फ 2 लिखते तो वैलेंसी, +2 लिख दिए ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वैसे यहां पे ब्रोमीन है, जब 1 लिखिएगा तो वैलेंसी, और जैसे ही इसके आगे माइनस कर दीजिएगा क्योंकि गेनर है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। फिर फास्फोरस का 3 तो वैलेंसी, लेकिन -3 लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन। इतना ही अंतर है दोनों के बीच। अब जब ये सारा का सारा टर्म हम लोग क्लियर अगर कर लेते हैं, तब अपने पास जैसे ही ये टर्म क्लियर होता है, अब आसानी से हम कोवैलेंट बॉन्ड को समझ सकते हैं कि भाई कोवैलेंट बॉन्ड है क्या। तो कोवैलेंट बॉन्ड तो अभी हम लोग देख लिए कि क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब मान लो जो एटम्स है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो है मोनो एटॉमिक, दूसरा है डाई एटॉमिक, तीसरा है ट्राई एटॉमिक। इन्हें अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्म होते हैं। सपोज अगर मेरे पास H2 है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अगर हम लोग लिखे हुए हैं और इसकी मेरे को बॉन्डिंग दिखानी है तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, की मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अब ये अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा, तो ये वाला भी तो एक वापस लेगा, बोलेगा भाई एक हम आपको डोनेट किए हैं, हमको भी दीजिए, तो म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। तो अब यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्ड, ये बन गया मेरे पास कोवैलेंट बॉन्ड। अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, O2 की, तो ऑक्सीजन आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 6। यहां पे भी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 6। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 लेगा, और 2 दिया है तो ये भी तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वापस 2 लेगा। तो यहां पे बॉन्ड बने अपने पास डबल बॉन्ड। अब यहां पे जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो अपने पास हुआ डबल बॉन्ड, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। अगर बात करें नाइट्रोजन की, N2, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये 3 लेगा अपने पड़ोसी नाइट्रोजन से, ये भी तो 3 ले लेगा। अब ऐसे केसेस में जो बॉन्डिंग बने, इस बॉन्डिंग को भी क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड ही बोलेंगे। तो ये तो हो गया मेरे पास सिमिलर मॉलिक्यूल के केस। लेकिन अगर अपने पास हुआ मान के चलिए कि HCl, तो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, क्लोरीन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन से लेगा, तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए लेगा इस, यहाँ भी म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। तो म्यूचुअल शेयरिंग हो गई तो यहाँ पे बॉन्ड जो बना उस बॉन्ड को क्या बोलिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बोलिएगा। अगर मैंने कहा आपसे HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, अब मुझे इसकी बॉन्डिंग दिखानी है, तो जरा एक बार बनाइए HCN, देखें कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। H का 1 हो जाएगा, वेरी गुड। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 4, ग्रुप 14 का है तो 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ध्यान में रखिएगा कि मैं कैसे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करूं। यहां एक गेनर है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए,
नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? बिल्कुल, ये सब अलग लिखेंगे ना तब ना बॉन्ड बनेगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक करानी है, और स्टेबिलिटी के दो ही कंडीशंस है, या तो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कंडीशन यही है, और बाकी तो लिमिटेशन है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्योंकि जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर है तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट भी तो करना है, तो कहां कहां करेंगे ये डिसाइड कौन करेगा? अपने मन से तो रख नहीं सकते हैं, तो ये डिसाइड करेगा उसका साथ वाला एलिमेंट कि कहां कहां रख सकते हैं हम लोग। तो नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, 5 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 चाहिए, तो 3 चाहिए, तो ये क्या करेगा, कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन अपने सामने रखवा लेगा। यहाँ हाइड्रोजन के था ही यहाँ पे, इसके पास भी यहाँ, अब यहाँ नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे जब हम लोग अगर बॉन्डिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा लेकर, और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, वो दोनों तो स्टेबल हो गए। स्टेबिलिटी तो कार्बन को भी चाहिए, तो कार्बन की जब स्टेबिलिटी अगर चेक करेंगे तो इसको 1 दिया है तो 1 हाइड्रोजन से भी तो लेगा, और 3 नाइट्रोजन को दिया है तो 3 नाइट्रोजन से भी ले लेगा। अब यहां जो बॉन्ड मेरा पास बना तो सी और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड, और इसके बीच में बॉन्ड बना, तो अब यहां पे भी क्या हुई, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, तो जैसे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो बॉन्ड का नाम क्या पड़ गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब ऐसे ही आपके पास अनेकों एग्जांपल मिलेंगे। मान लीजिए कि अगर हम आपसे बात करें 2H6, अब हमें इसके बीच की बॉन्डिंग दिखानी है C2H6 की, तो 2 कार्बन है, अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को ऐसे आसपास साथ साथ रखिए। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरे पास इसके पास 4 है और हाइड्रोजन के पास कितनी है, 6 है, तो 3 हाइड्रोजन को ये अपने साथ जोड़ेगा, 3 को इसके साथ जोड़ेगा। मैक्सिमम केसेस में कार्बन इक्वल शेयर कर लेता है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 अपने पास रखेगा और 3 अपने पड़ोसी कार्बन को देगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो 1 इलेक्ट्रॉन तो सामने ही रखेंगे। अब हाइड्रोजन जो मेरे पास है, हाइड्रोजन मेरे पास 3 हाइड्रोजन है भाई, और हर हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, से ज्यादा तो इसको चाहिए नहीं। तो अब जैसे ही यहां पे अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहां ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा, ये भी कार्बन से लेकर डुप्लेट पूरा किया, ये भी डुप्लेट पूरा करेगा। सेम केस यहाँ पे ये डुप्लेट हुआ, ये भी डुप्लेट पूरा किया, ये भी डुप्लेट, तो हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गए ना। अब तो कार्बन की बारी है, ऑक्टेट उसको भी पूरा करना है, तो इस कार्बन के पास था 4, इन हाइड्रोजन को दे चुका है, तो इन तीनों हाइड्रोजन से क्या करेगा, एक एक लेगा, 4 और 3 7, अभी भी 8 तो हुआ नहीं है, तो अपना पड़ोसी कार्बन से 1 ले लेगा। अब देख लीजिए, तो 4 1 और 2, वो कार्बन भी स्टेबल हो गया। अब सेम केस इस कार्बन की भी कहानी है, ये भी क्या करेगा भाई, 3 हाइड्रोजन को दिया तो तीनों हाइड्रोजन से लेगा, और एक कार्बन को भी तो दिया है, यहां पे भी लेगा, तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन अपने पास हुआ। अब इस बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर मेरे पास हुआ तो इस बॉन्ड का नाम क्या पड़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड पड़ेगा। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड हुआ कि होगा कैसे, तो म्यूचुअल शेयरिंग से। तो ऐसे सैकड़ों एग्जांपल मिलेंगे जहां कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग से दिखा सकते हैं। भाई बॉन्ड बनेगा कब, वो तो पढ़ लेते हैं, क्या भाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब इसी में कुछ एक्सेप्शन केसेस भी आते हैं। अब एक्सेप्शनल केसेस में मान लीजिए कि हमने लिखा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हमें इसकी बॉन्ड बनानी है और इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, ये स्टेबल है कि नहीं है, H2SO4 के केसेस। अब यहां पे सेंट्रल एटम मेरे पास है सल्फर, सल्फर के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए इसी के लिए पीरियोडिक टेबल हम आप लोग को लिखाया है 6 ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन को अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो डिसाइड करना कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है,
10 इलेक्ट्रॉन, 8 ऑक्सीजन के लिए और 2 हाइड्रोजन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन की। लेकिन सल्फर के पास 10 है क्या? सल्फर के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ऐसे केसेस में क्या किया जाएगा? अब देखिए, जब भी ऐसा कंडीशन है ना, जहां आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की दोस्ती बहुत जबरदस्त होती है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहेगा, वो जाके चिपक ही जाएगा एक दूसरे के। तो इक्वली शेयर कीजिए। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो जब 2 हाइड्रोजन अगर मेरे पास है, अगर 2 हाइड्रोजन अगर मेरे पास है, तो 2 ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा हर हाल में। अब 2 ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा मतलब 2 OH, हाइड्रोजन को एक चाहिए। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और बचा, 4 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसा रख। एक ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और यहां पे भी अपने पास 6 लिख दिए। ये तुरंत यहां से क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर से लेके 8 बना लेगा, और ये भी क्या करेगा, बना लिया। तो ये तो स्टेबल हो गया ना, ये 2 ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गए। अब बारी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन। यहां लिखते हैं ऑक्सीजन, यहां मेरे पास इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे लिख दिया, और यहां पे 1 हाइड्रोजन। फिर से ऑक्सीजन को हमने यहां रखा और हाइड्रोजन को यहां रखा। अब होगा क्या कि ये अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा लेकर, ये भी ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर डुप्लेट पूरा करके स्टेबल हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी है, तो इसके पास पहले से है, 1 हाइड्रोजन को दिया है तो 7 हो गया, और 1 सल्फर से ले लेगा, तो यहां पे भी इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई। सेम केस ये भी करेगा। अब सल्फर भी तो करना चाहिए म्यूचुअल शेयरिंग, लेकिन अगर म्यूचुअल शेयरिंग करेगा तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितना था पहले, 6, और 6 दिया है तो 6 लेगा भी, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 हो गई। क्या ये ऑक्टेट का रूल फॉलो करेगा? ये ऑक्टेट का तो कंडीशन है 8 होना चाहिए। अभी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, 12 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ऑक्टेट पूरा कर रहा है? नहीं। तो क्या ये स्टेबल होगा? नहीं होना चाहिए, लेकिन ये स्टेबल है, क्योंकि ये लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल में, ये एक्सेप्शन केसेस हैं जो हम लोग लिखे हैं। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल जब हम लोग फर्स्ट क्लास पढ़ रहे थे उसमें लिखे थे कि लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल में आते हैं, बोला जाता है एक्सटेंडेड ऑक्टेट। 8 से ज्यादा होंगे तो भी स्टेबल होगा, रीजन भी है उसके पीछे। अब सल्फर के चारों तरफ के जो एटम है वो क्या है, स्टेबल है। तो जब सल्फर के चारों तरफ के एटम अगर स्टेबल है, भाई सल्फर तो अपने आप स्टेबल हो जाए, क्योंकि स्टेबिलिटी तो चारों तरफ है। अब सेम केस अगर अपने पास हुआ HO4, फॉस्फोरिक एसिड। अब यहां पे सेंटर में फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 5 होगा ना, ग्रुप 15 का है तो 5 होगा। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे पास है, तो अब 5 इलेक्ट्रॉन्स के कंडीशन में फिर से देखिए कितना हाइड्रोजन है, तो 3 ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करेगा, मतलब 3 OH बॉन्ड बनाएगा। अब फॉस्फोरस के पास 1 लोन पेयर बच जाएगा। फॉस्फोरस अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा और 3 इलेक्ट्रॉन वो इस तरीके से रिप्रेजेंट। ठीक, अब यहां पे मेरे पास क्या है, OH है, तो 1 ऑक्सीजन तो बच गया, क्योंकि 3 OH बॉन्ड तो बन जाएंगे, 1 ऑक्सीजन बचा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 6, तो ऑक्टेट पूरा करके यहां डबल बॉन्ड बना लेगा। अब 3 OH बचे, तो जब 3 OH मेरे पास बच रहे हैं तो OH की बॉन्डिंग जैसे अभी कराए थे वैसे ही यहाँ पे बॉन्डिंग करा लेंगे, डबल हो गए। लेकिन ये भी लिमिटेशंस में आएगा, क्योंकि फॉस्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 5 अगर देगा तो 5 लेगा भी। तो अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करेंगे तो हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन अगर चल गया, ये भी चला गया एक्सेप्शनल एक्सटेंडेड ऑक्टेट के रूल में चला गया। तो यहाँ पे जब हम बॉन्ड बनाने की अगर शुरुआत करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनाते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स अपने पास ढेर सारे आएंगे। बॉन्ड आखिर बनेगा कैसे? कोवेलेंट बॉन्ड का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा, तो वैसे केस में जो बॉन्ड बनेगा
क्लियर है? एग्जाम्पल नोट करना है तो नोट कर। पहला वाला पेज। ठीक है, अब ठीक ना। अब देखिए, अब यहीं से अब कुछ कंपाउंड्स अपने पास और आते हैं। जैसे कभी कभी कुछ कंपाउंड्स देता है ना कि NCl3 और NCl5, ये दो कंपाउंड्स। इसमें कहता है कि NCl3 एग्जिस्ट करेगा और NCl5 नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। यानी फॉर्मूला NCl3 होता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का, बट नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं होता। जबकि अगर यही केस इसी फैमिली का अगर फास्फोरस का ले लें, L3 ये भी एग्जिस्ट करता है और PCl5 भी एग्जिस्ट करता है, दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब क्यों एग्जिस्ट करेगा, तो अब इसका एग्जिस्टेंस देखना पड़ेगा अपने को। तो कोवैलेंट बॉन्ड के केसेस में ही एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ये हाइब्रिडाइजेशन में फिर हम आपको एक बार दोबारा बताएंगे, लेकिन अभी कोवैलेंट बॉन्ड की बात आई है तो आता है कि टाइप का कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड कुछ एग्जिस्ट करता है और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्यों एग्जिस्ट करेगा और क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके लिए अब जैसे मेरे पास NCl3 तो हमने लिखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 7 होता है। अब 7 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आउबाउ प्रिंसिपल पढ़ाएंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना 1s2 s2 एंड ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब अगर भरना शुरू करते हैं, थोड़ा सा आपको बस हम हिंट दे रहे हैं क्योंकि इसको डिटेल में तो पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अपने पास बस इसको याद रखिए, इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्बिटल 1s 2s s। अब ये कैसे आएगा वो आगे बताएंगे, बस अभी के लिए इस चीज को खाली बस आप याद रख लीजिए। देख लीजिए 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d s 7s। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के लिए हम लोग रूल्स देखें। अब यहां पे जब हम रूल्स की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है 1s का, यानी इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरे, उसके बाद आएगा 2s में, फिर 2 3s, देन 3 4s, देन 3 4p 5s, ऐसे करके ये बढ़ते चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स भरते चले। तो चूंकि यह नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 थी तो 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे पहले जाएगा लोवेस्ट एनर्जी में 1s में, और s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 6 होगा, 10 होगा और f में 14 इलेक्ट्रॉन। अभी के लिए फिलहाल इतना याद रख लीजिए। अब जब हम लिख रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले 1s में भरेंगे तो 1s में 2 आया, 1s के बाद फिर 2s में फिर 2 आया और 2p होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 7 है, 2 2 4 तो भर चुके हैं, बचा हुआ किसमें भरेंगे। अब यहां नाइट्रोजन का अब ऑर्बिटल जो मेरे पास है 2s और तो 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे इस टाइप से बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं। अभी इलेक्ट्रॉन को भरिए, s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो s में हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो p में हमने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया,
अब बॉन्ड क्यों बनाया जाता है? स्टेबिलिटी के लिए, और बॉन्ड बनाने का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बना रहे हैं तो मेरे पास ध्यान रखिए, पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, NCl3। तो NCl3 अगर दिया है तो नाइट्रोजन तो हमने भर लिया, अब 3 क्लोरीन है, हर क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मेरे पास कितना क्लोरीन है? क्लोरीन है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 क्लोरीन जाएगा इसके अंदर, जाएगा इसके अंदर, अरे क्या क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं? हो गया ना। अब क्लोरीन का ऑक्टेट जब पूरा हो गया, इसका मतलब है कि NCl3 एग्जिस्ट करेगा। अब यही केस अगर आप NCl5 के लिए अगर लेते हैं, तो NCl5 के केसेस में फिर से नाइट्रोजन के लिए जब हम लोग भरते, नाइट्रोजन के लिए फिर से यहाँ पे लिखते 2s ऑर्बिटल, तो इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से भरा हुआ है भाई, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो यही रहेगा, और 2 के पास इलेक्ट्रॉन्स जो मेरे पास हैं वो 3 ही हैं, 1 2 और 3, का मतलब है कि ये जो बॉन्ड बनाएगा वो सिर्फ बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन को ही अपने साथ ले सकता है, 5वां क्लोरीन तो आएगा नहीं किसी, जब 5वां क्लोरीन आएगा ही नहीं, चौथा और 5वां आएगा ही नहीं, तो क्या यहाँ पे हम क्लोरीन को रख सकते हैं? क्या यहाँ क्लोरीन आएगा? क्योंकि अगर आएगा तो 3 ही ना आएगा। मान के चलिए कि 1 क्लोरीन यहाँ रख दिया ऑक्टेट पूरा करके, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो 2 क्लोरीन तो बच गए, तो मेरे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो 3 ही है, और ये पेयर बनाने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेकिन भाई इसके लास्ट में तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा क्या? तब तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब जब एग्जिस्ट ही यहाँ पे नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि NCl5 इज नॉट पॉसिबल बट NCl3 इज पॉसिबल। इसलिए NCl3 क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, और NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? जितना हाफ फील्ड ऑर्बिटल अपने को चाहिए, जितना हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, उतना ही में वो इलेक्ट्रॉन को इन कराएगा। अब है ही नहीं मेरे पास, तो कहां से लेके आएंगे? लेकिन अब यही केस अगर PCl3 और PCl5 के लिए अगर हम लोग लेते हैं, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। अब इसके पास मेरे पास 3s और 3p ऑर्बिटल है, तो फास्फोरस को भरते हैं फिर से 3s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल। अब 3p ऑर्बिटल जब भर रहे हैं तो फिर से यहां से 3, तो मेरे पास s में 2 है और p के पास सारे ऑर्बिटल्स में पहले सिंगल सिंगल जाएंगे। अब PCl3 की बात कर रहे हैं पहले, अगर PCl3 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, PCl3 तो 3 ही ना क्लोरीन है, क्लोरीन तो 3 है, तो 3 तो आसानी से ना इसके अंदर इन हो जाएगा, अपना ये पेयर बना लेगा भाई। इसको ऑक्टेट पूरा करना था, क्लोरीन को 1 ले लिया, इससे ये ले लिया, क्योंकि इसका जब स्ट्रक्चर भी बनाइएगा तो फास्फोरस आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 1 क्लोरीन यहां जोड़ेंगे, दूसरा यहां जोड़ेंगे और तीसरा यहां जोड़ेंगे, के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, तो देखिए 1 यहां से लिया, ऑक्टेट पूरा किया, ये भी क्या करेगा? अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, 1 यहां से लिया, और ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, यहां से उठा लिया। अब फास्फोरस में 3 क्लोरीन तो चलेगा है ना, अब ये जो पार्टिसिपेट नहीं किया भाई वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, के पास इलेक्ट्रॉन बच गया, उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग लोन पेयर ऑफ, पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी 2 लोन पेयर है इसके पास, मतलब और 2 को दे सकता है। अब सेम केस जब हम लेके आ रहे हैं PCl5 के लिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के लिए, तो फास्फोरस में फिर से यही चीज भरेंगे, मेरे पास है 3s ऑर्बिटल, के बाद है 3p ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरे पास 3, अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो 3 ही है ना, 1 2 3, अब पेयर बनाने के लिए तो यही 3 लेगा, लेकिन क्लोरीन कितना अपने पास है? 5, यानी इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन अवेलेबल कितना इलेक्ट्रॉन है? अब ऐसे केस में ये 5 इलेक्ट्रॉन के लिए
ये करेगा क्या कि फास्फोरस को एक्साइटेड करा देगा। भाई हमको तुमसे बॉन्ड बनाना है, तो अब यहाँ पे जब एक्साइटेड कराएगा ना, ये फास्फोरस का नॉर्मल स्टेट था, अब जब ये एक्साइटेड हो जाएगा, चूंकि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको हर हाल में बॉन्ड बनाना है फास्फोरस के साथ। तो जब ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा इसके साथ, तो होगा क्या कि मेरे पास ये s ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरे पास है 2, और 3p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, अवेलेबल तो 3 ही है। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, नहीं भाई हमको तुमसे बॉन्ड बनाना ही है, तो ये क्या करेगा, फास्फोरस को एक्साइटेड कराएगा, और एक्साइटेड कराएगा यहां से, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है s से, एक्साइटेड होकर जंप करके बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो कहीं जाएगा, कहां जाएगा, तो 3 के बाद एक ऑर्बिटल आता है 3, ये 3 ऑर्बिटल, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां आएगा ना, तो जंप कर जाएगा। अब जंप कर गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से खत्म, और ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, के पास। अब जैसे ही डी के पास मेरे पास आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल चुका है भाई अपना, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर जंप करके डी में चला गया। अब देखिए तो कितना बॉक्स आपको खाली मिल रहा है, हाफ फील्ड 5 मिल गए, आसानी से क्लोरीन इन कर सकता है। अब जब क्लोरीन अगर इन करेगा यहां पे, आसानी से एक क्लोरीन यहां आया, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, और सारा का सारा एग्जिस्ट कर गया, इसलिए PCl3 भी एग्जिस्ट करता है और PCl5 भी एग्जिस्ट। अब नाइट्रोजन में क्या था कि 2s के बाद 2p आया, और 2p के बाद फिर 3s आया, d नहीं आता है, इसलिए वो एक्साइटेड नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d, कॉन्फ़िगरेशन देखिए लिखा हुआ है 3s फिर लिखा है 3d, मतलब एक्साइटेड होकर 3d में तो ये आ ही सकता है। अब आएगा तो इसका मतलब है कि बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड बना ही रहा है, और अगर ऐसा है तो हम लोग जो बनाते हैं PCl5, भाई अब यहाँ पे क्लोरीन, 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 और बॉन्ड ऐसे बना लेगा अपने पास, तो PCl3 भी एग्जिस्ट करता है PCl3 भी एग्जिस्ट करता है, और PCl5 भी एग्जिस्ट, बट NCl3 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन NCl5 एग्जिस्ट, PCl5 में d ऑर्बिटल प्रेजेंट, और इसमें d ऑर्बिटल क्या है अपने। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड जब हम लोग पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब यही हुआ कि इतना समझ ले कि भाई म्यूचुअल शेयरिंग करता है तो बन जाएगा बॉन्ड। अब यहाँ पे है कि अगर म्यूचुअल शेयरिंग अगर करेगा तो भाई एग्जिस्ट भी करना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि हम कोई भी मॉलिक्यूल अपने मन से बना सकते हैं, तो एग्जिस्टेंस देखनी पड़ती है, भाई कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब ऐसे ही और भी एग्जांपल्स अपने पास हो सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल और हम आपके लिए लिख, मेरे पास है SF2, SF4 और SF6, ये 3 एग्जांपल हमारे पास, क्या ये तीनों एग्जिस्ट करेंगे। सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो रही है, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर आप लिखते हैं 16, अगर लिखिएगा तो लिखिएगा क्या 1s2, 2s2, 6, s2, 6, 2 2 4 6 10 2 12, 12 और 4, यहाँ पे 16 हो गए, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 और 4, तो 3s ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल है, सॉरी 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p ऑर्बिटल में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को भरिएगा तो एक, और फिर यहाँ पे देखिए 2 बॉक्स खाली हुए, जब 2 बॉक्स खाली हुए मतलब ये वाला जो फ्लोरीन मेरे पास है, ये फ्लोरीन तो आसानी से इसके अंदर आ जाएगा, और दूसरा जो फ्लोरीन पास चला जाएगा, मतलब SF2 क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब बारी है SF4 की, तो SF4 की लेकिन बॉक्स तो 2 ही खाली है, इसका मतलब है कि फ्लोरीन एक्साइटेड कराएगा,
और फ्लोरीन अगर एक्साइटेड करा रहा है तो मेरे पास SF4 के लिए यहां पे मेरे पास है 3s, ये मेरे पास 3, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 1 और 4 इलेक्ट्रॉन, यही है। हमें 6 चाहिए, सॉरी 4 फ्लोरीन चाहिए, जगह तो 2 ही खाली है, तो मतलब एक्साइटेड होगा। अब एक्साइटेड अगर होगा मेरे पास, तो अब एक्साइटेड होगा तो होगा कहां से, 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा, 3D आएगा। 3D ऑर्बिटल तो भाई अवेलेबल है अभी मेरे पास, तो यहां से ये करेगा क्या, अपना p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के किसको दे देगा, ऐसे से नहीं जाएगा, पहले p से एक्साइटेड हो जाएगा। अब जैसे ही p से अगर एक्साइटेड कर दीजिएगा तो आपके पास 3 के पास बच रहा है मेरे पास कितना, 1 2 और 3 के पास मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 आया। अब देखिए आपके पास कितने खाली मिल गए, हाफ फील्ड मिल गए, 4 मिल गए। अब जब 4 मिल गए तो आसानी से क्या होगा, जो फ्लोरीन है वो फ्लोरीन, एक फ्लोरीन जो है वो इसके पास चला आएगा, जो दूसरा जो फ्लोरीन मेरे पास है वो यहाँ चला आएगा, तीसरा फ्लोरीन जो है ये भी मेरे पास इस पोजीशन पे आ गया, और जो चौथा जो फ्लोरीन मेरे पास है तो चौथा फ्लोरीन, और H तो भाई भरा हुआ है, इसका मतलब SF4 भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब सेम केस अगर हम SF6 के लिए देखें तो मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब ये एक्साइटेड हुआ था P 4 बनाया, तो एक्साइटेड तो S भी हो सकता है ना। अब जैसे ही अगर आप S को एक्साइटेड कीजिएगा, यहाँ S से जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है अब ये भी जंप करके 3D के इस वाले ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो अब जैसे ही यहां से जब ये निकल गया तो हमारे पास अब यहां से ये तो खाली हो गया भाई, यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया। अब जरा काउंट कर लेते हैं, यहां से अब ये भी खाली था मेरे पास, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 अपने को मिल गए। तो अब आसानी से क्या होगा कि जो फ्लोरीन अपने पास है वो फ्लोरीन तो यहाँ पे चला आएगा ना, 1 4 5 और यानी सारे के सारे एग्जिस्ट। तो कोवैलेंट बॉन्ड अपने को ये भी सिखाता है कि कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, जब हम इलेक्ट्रॉन की अगर ओवरलैपिंग कराएंगे या इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा कैसे जाएगा, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जब अगर हम लोग देखते हैं तो इससे भी ये पता चलता है कि बॉन्ड अपने पास कौन सा बना रहा है, वैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग के कंडीशन अपने पास ये भी आएंगे एग्जिस्टेंस वाले केसेस में, कोवैलेंट बॉन्ड जब हम लोग तैयार करते हैं। अब इसके अलावा इस कोवैलेंट बॉन्ड के केसेस में जब ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। जो s का शेप है ना, s का शेप होता है स्फेरिकल, तो स्फेरिकल शेप मतलब ये, जो p का शेप होता है वो होता है अपने पास डम्बल शेप, डम्बल शेप, यानी p का जो अपने पास होगा स्ट्रक्चर तो ये होगा। और जो d ऑर्बिटल है तो d का होता है डबल डम्बल, डबल। अब डबल डम्बल शेप का मतलब कि मेरे पास ये होगा। अब जब ये सारे के सारे अगर मेरे पास टर्म अगर है तो अब यहाँ पे चूंकि बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाना है तो ओवरलैपिंग भी होगी। हम लोग अभी सीखे कि सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है और ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो बनेगा कैसे, तो यहाँ पे पहला काम हम लोग करते हैं ओवरलैपिंग करा, एस एस ओवरलैप, एस एस ओवरलैप। अब एस एस ओवरलैपिंग का मतलब क्या कि मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है और एक दूसरा एस ऑर्बिटल, दोनों को आपस में बॉन्ड बनाने। मान लीजिए कि अपने पास अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होगा, अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में प्रेजेंट होंगे। यहाँ दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका आउटर शेल होगा। दोनों को बॉन्ड बनाना है तो क्या करेगा, कोलैबोरेट तो करेगा ही। अब ऐसे केसेस में ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों आपस में ऐसे बॉन्ड बना, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बना। अब बॉन्ड बना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो तो एक ही पोजीशन पे, इसी पोजीशन यहीं पे है, यानी टकरा रहा है एक ही जगह पे, हर जगह टकरा रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड जब बनेगा तो इसका नाम है सिग्मा बॉन्ड, का नाम है ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब दूसरी जो ओवरलैपिंग है वो है एस और पी की ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। अब एसपी ओवरलैपिंग का भी जो केस मेरे पास है, एक एस ऑर्बिटल और दूसरा जो मेरे पास है वो पी ऑर्बिटल। अब यहां पे भी जब ओवरलैपिंग होगी तो इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो बनाएगा नहीं। अब यहां जब ओवरलैपिंग अगर हम करा रहे हैं, एस ऑर्बिटल मेरे पास है, यहाँ पे जो पी है जब आएगा तो अपना बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैप कर गया एक दूसरे को बॉन्ड बनाने के लिए। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बने वो भी तो एक ही जगह बन रहा है, हाँ तो बन नहीं रहा है। जब इस पोजीशन पे अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा मतलब यहाँ भी बॉन्ड ही बनेगा, और इस बॉन्ड का भी नाम क्या दीजिएगा, सिग्मा ही नाम लिखें। अब अगर मेरे पास हो रहा है एसपी ओवरलैपिंग के बाद अगर पीपी ओवरलैपिंग, अगर हाइब्रिडाइजेशन में रेनू एसपी ओवरलैपिंग sp2 ये हाइब्रिडाइजेशन में बताएंगे। अभी हम लोग सिर्फ ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अपने को बॉन्ड देखना है। पूछेगा हम लोगों से जो क्वेश्चंस पूछता है, क्वेश्चन होता है कैलकुलेट द काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड है इसको आइडेंटिफाई करने का रहेगा। तो जब पीपी ओवरलैपिंग करेंगे तो मेरे पास पी ऑर्बिटल है और दूसरा पी ऑर्बिटल ये। जब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप ऑन। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब आमने सामने की ओवरलैपिंग हो। जब यहां पे अगर आप ओवरलैपिंग कीजिएगा तो यानी बॉन्ड जो अपने पास बनेगा यहीं पे बनेगा, यहां पे भी सिंगल बॉन्ड बना और इस बॉन्ड को क्या नाम दीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड ही नाम दीजिएगा। फिर जब पीपी ओवरलैपिंग अगर हम कर रहे हैं तो पीपी ओवरलैपिंग के केसेस में अब पी ऑर्बिटल्स जब अपने पास है इस टाइप से भी तो होता है। तो मेरे पास ऑर्बिटल्स हम लोग बनाए थे, ऑर्बिटल्स में ये तीन, एक को बोलते हैं और तो जो एक्स एक्सिस पे अगर अपने पास है तो एक्स ये एक्सिस हो गया, एक्स ये हो गया अपने पास वाई, एक्स एक्सिस एक्स का ऐसा होगा ऑर्बिटल का। अब यही जब हम पी वाई की अगर बात कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाई में यहाँ पे बनेगा। और अगर जब पी जेड की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, जेड में क्या बनेगा भाई, यानी ओवरलैपिंग या तीन तरीके से। तो अब यहाँ जब ओवरलैपिंग करा रहे हैं मतलब एक तरीके से समझ वाई और पी वाई की ओवरलैपिंग। जब पी वाई और पी वाई की ओवरलैपिंग होगी इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं लैटरल ओवरलैपिंग। यानी जब ये ओवरलैप अगर करेंगे तो लैटरल ओवरलैपिंग मतलब एक ओवरलैप तो यहाँ हो रहा है और दूसरा यहाँ हो रहा है, मतलब दो जगह बॉन्ड बनेंगे और दो जगह बॉन्ड बनेगा तो उसमें एक सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा। डबल बॉन्ड अगर बने तो एक सिग्मा और एक पाई बनेगा। अब अगर हम इस टाइप से भी अगर इसकी ओवरलैपिंग कराते हैं तो यहाँ भी दो बनता, मतलब एक सिग्मा पे बनता और एक पाई बनता। तो चाहे इसको ऐसे दिखा दीजिए चाहे जेड एक्सिस के थ्रू दिखा दीजिए, बनेगा तो वही डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई। अब ये लेटरल ओवरलैपिंग है या साइड वाइज ओवरलैपिंग भी। तीसरा जो ओवरलैपिंग होता है वो है डीडी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग अब डीडी ओवरलैपिंग के केसेस में अपने को ये पता है कि मेरे पास ये डी ऑर्बिटल्स का डंबल शेप है, भी जो शेप अपने पास है वो डंबल ही शेप। अब यहां जब ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग के केसेस में पहला तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी दोनों के बीच। अब हेड ऑन ओवरलैपिंग जब अपने पास हो रहा है तो यहां पे एक बॉन्ड बना। अब जब यहां पे मेरे पास जब है भाई ओवरलैपिंग तो इन बीच में भी होगी, लैटरल ओवरलैपिंग तो होगी ही। हाँ तो हेड ऑन ओवरलैपिंग है भाई तो साइड वाला जो है वो भी तो ओवरलैप करेगा। अब जब ओवरलैपिंग हो रही है मतलब तीन बॉन्ड बने। अब तीन बॉन्ड बना तो इसमें एक सिग्मा है और दो पाई है। सिग्मा कौन वाला होगा, जो हेड ऑन ओवरलैपिंग कर, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड में देखिएगा बीच
होता है सिग्मा बॉन्ड और ये दोनों होता है अपने पास पाई बॉन्ड। तो इस कॉन्सेप्ट को भी बोलते हैं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। तो यहां से सिर्फ ये पता चलता है कि हाँ भाई कोवेलेंट बॉन्ड तो बन रहा है। अब कोवेलेंट बॉन्ड अगर बन रहा है, मेरे पास क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, और तो यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीजीटी वाले में। क्वेश्चन दिया रहेगा और क्वेश्चन से आपको निकालना पड़ेगा कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड। बॉन्ड देख के पहचान सकते हैं कितना सिग्मा होगा और कितना पाई होगा। हो गया? हाँ बिल्कुल। एग्जिस्टेंस वाला था NCl3 और फिर से बनाएगा ना SF4 SF2 SF6। क्लियर है? चलो, तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर हुआ कि बनेगा कब, किस किस कंडीशन में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में, फिर करते हैं इसके आगे। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जब समझ में आ गया तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। डायरेक्शनल कौन होगा, सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल होगा, पाई बॉन्ड डायरेक्शनल, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के बाद से। और फिर इसी का अगला पार्ट करेंगे VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि अगर हम CCl4 है तो उसका नेक्स्ट क्लास में VSEPR थ्योरी, और उसके लिए भी वो पीरियोडिक टेबल एक बार जरा, ठीक है।